सो हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में मैं असम सी जो 2020 है उसका सॉल्यूशंस डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो टोटली 40 क्वेश्चंस थे, तो इस वीडियो में मैं 20 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस डिस्कस करूंगा। ठीक है, दो पार्ट में पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ए रॉड ए बी ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर। ठीक है, तो बेसिकली ये एक कॉन्केव मिरर है। ठीक है, ये पॉलिश्ड सरफेस है। ठीक है, और यहाँ पे दिस इज द रॉड। ठीक है, ये रॉड हो गया, इसका लेंथ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ द इमेज ऑफ ए बी फाउंड बाय द मिरर। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये जो पोजीशन है ना, इसका इमेज पोजीशन मतलब ये ऑब्जेक्ट पोजीशन हो गया, तो ये 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, ये 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो बी है वो 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो इसका जो इमेज आएगा यहाँ पे कहीं फॉर्म होगा, तो यहाँ पे कहीं पे ए डैश आएगा, ए का इमेज, और यहाँ पे कहीं पे बी डैश आएगा, बी का इमेज। ठीक है, तो जो लेंथ ऑफ द इमेज होगा वो ये होगा, दिस इज द लेंथ ऑफ द इमेज, लेंथ ऑफ इमेज। ठीक है, तो ए ऑब्जेक्ट पोजीशन के लिए ए डैश आ रहा है। ठीक है, अब मिरर फॉर्मूला क्या था? मिरर फॉर्मूला हो गया आपका 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। ठीक है, 1/b प्लस 1/u। सो फॉर ए, फॉर ए फोकल लेंथ, कॉन्केव मिरर है तो फोकल लेंथ तो निगेटिव होगा। ठीक है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 1/-10 इज इक्वल टू 1/va, position of image of A, plus 1/-15, object distance of A. ठीक है, so this is 1/BA is equal to -1/10 plus 1/15। ठीक है, so this is 30 हो गया यहाँ पे LCM, so this is -3 plus 2, मतलब VA इज इक्वल टू आ गया हमारा -30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये पोजीशन को मिल चुका है, ये पोजीशन है यहाँ से, ये 30 सेंटीमीटर पे है। ठीक है, अब बी का पोजीशन चाहिए। ठीक है, सो फॉर बी 1/-10 इज इक्वल टू 1/BB प्लस 1/-20। ठीक है, बी का 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस था, सो 1/BB इज इक्वल टू -1/10 प्लस 1/20, सो दैट इज इक्वल टू, ये एलसीएम हो गया 20, सो -2 प्लस 1, मतलब वी बी इज इक्वल टू हो गया -20 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब बी का डिस्टेंस यहाँ से हो गया 20 सेंटीमीटर, है कि नहीं? तो ए डैश का डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, बी डैश का डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ द इमेज कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। इसका डिफरेंस कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ए और बी दो वेक्टर दिया हुआ है, ए इज 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, बी इज 6i कैप माइनस j कैप प्लस 3k। फाइंड ए वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर एंड हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी। मतलब हमको बेसिकली निकालना है ए कैप इंटू बी मॉडुलस। ए कैप इंटू बी मॉडुलस क्यों? क्योंकि ए कैप जो होगा वो ए के डायरेक्शन में होगा, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? बी होगा, है कि नहीं? तो ए कैप क्या होगा? ए कैप मतलब वेक्टर ए डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ ए, यहाँ पे ये हो गया मॉडुलस ऑफ बी। तो ये चीज चाहिए हमको यहाँ से। ठीक है, यहाँ से ये निकालना है, मतलब ये निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, वेक्टर ए डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ ए मतलब स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और यहाँ पे मॉडुलस ऑफ बी मतलब 6 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर,
है कि नहीं। सो दिस इज वेक्टर ए डिवाइड बाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 प्लस 16 प्लस 4 मतलब 29। ठीक है, तो डिनोमीटर में 29, स्क्वायर रूट ऑफ 29। अब स्क्वायर रूट ऑफ 29 कहाँ पे है, ए में भी है बी में भी है, तो दोनों मोस्ट पॉसिबल है। ठीक है, दोनों में 46 है, तो ये तो भाई मतलब न्यूमरेटर में 46 आना ही है। ठीक है, मगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये ए वेक्टर है ना, ए वेक्टर यहाँ पे नंबर आएगा, ये मतलब ये तो 46 हो जाएगा। तो ए वेक्टर क्या है, ये है। तो ए वेक्टर सिर्फ यहाँ पे इसी ऑप्शन में लिखा है, इस ऑप्शन में तो लिखा नहीं है, बी है वेक्टर। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये हमारा आ भी रहेगी 46, ये स्क्वायर रूट ऑफ 46 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 46 डिवाइड बाई 29। ठीक है, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। देखो एक क्वेश्चन को करने में एक्चुअल प्रोसीजर से तो आएगा ही आएगा, बट कितना टाइम मिनिमाइज कर सकते हैं, मतलब आप 5 सेकेंड 10 सेकेंड भी अगर सेव कर सकते हैं हर एक क्वेश्चन में, तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस में ये बहुत एडवांटेज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पैरेलल वायर्स कैरी करंट 3 एम्पेयर एंड 4 एम्पेयर इन ऑपोजिट डायरेक्शन बोला है। ठीक है, सो मतलब ये यहाँ पे करंट ऊपर जा रहा है सपोज 3 एम्पेयर, तो यहाँ पे करंट नीचे आ रहा है 4 एम्पेयर। ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 10 सेंटीमीटर, डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पर यूनिट लेंथ एंड द नेचर ऑफ द फोर्स विल बी। ठीक है, अब नेचर ऑफ फोर्स देखिए, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो जैसे यहाँ पे सपोज दिस इज I1, दिस इज I2। ठीक है, तो I1 करंट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होगा वो कहाँ होगा, अंदर की तरफ होगा, और I2 करंट के लिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी अंदर की तरफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये B1 लिख देता हूँ, क्योंकि B1 क्यों, ये I1 करंट के लिए हो रहा है, और ये किसके लिए हो रहा है, I2 के लिए हो रहा है, तो इसको B2। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ही है। ठीक है, अब यहाँ पे करंट नीचे की तरफ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। ठीक है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो जो फील्ड अंदर की तरफ है, करंट नीचे आ रहा है, फोर्स की तरफ होगा, इधर होगा, यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, इसमें देखेंगे तो करंट आपका ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये जो 3 एम्पेयर करंट है ऊपर की तरफ जा रहा है, फील्ड अंदर की तरफ है, तो फोर्स इधर है। ठीक है, तो फोर्स इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो इतना सोचने का भी जरूरत नहीं है, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है ना तो रिपल्सिव फोर्स होता है। तो रिपल्सिव फोर्स यहाँ पे दो ऑप्शन है। ठीक है, मतलब ये ऑप्शन अट्रैक्टिव है तो ये पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो आइदर इट इज बी और सी। ठीक है, आइदर इट इज बी और सी, तो वो तो हम लोग मतलब अगर बेसिक पता है तो डायरेक्ट हो ही गया। ठीक है, अच्छा अब फोर्स अगर निकालना है तो किसी एक पे फोर्स निकालने से हो गया, फोर्स तो दोनों में फोर्स एक ही फोर्स लगेगा। तो अगर मैं इस वायर पे फोर्स कैलकुलेट करता हूँ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो देखिए फोर्स का जो फॉर्मूला था, पहले फोर्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, फोर्स का जो फॉर्मूला था वो था F = I L B। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ मतलब F/L। आई करंट कौन सा फ्लो कर रहा है, I2, और मैग्नेटिक फील्ड किसके लिए है, इस करंट इसके लिए है, तो I2 B1 होगा। ठीक है, सो दैट इज I2 B1 मतलब म्यू नॉट I1 बाई, सॉरी I1 डिवाइड बाई ट्वाइस पाई इंटू आर। ठीक है, म्यू नॉट, सो मतलब F/L, ये फॉर्मूला भी आप लोगों ने थ्योरी में भी पढ़ा होगा, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई ट्वाइस पाई आर। ठीक है, सो म्यू नॉट हो गया 4 पाई इंटू 10⁻⁷, I1 हो गया 3, I2 हो गया 4 डिवाइड बाई ट्वाइस पाई इंटू आर। आर मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस हो गया 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स हो गया, सो 2 3 6 और 6 4 24, मतलब ये 24 आ रहा है, और बाकी सब कुछ सिंप्लीफाई करने से 10⁻⁵ हो जाएगा 2 मतलब ये 24 आते ही मतलब हमको उछलना है, क्यों उछलना है, जंप करना है, क्योंकि यहाँ पे 2.4 है, ये 4.2 है, तो ये पॉसिबल आंसर क्या है, सी होगा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आएगा 2.4 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं।
मैक्सवेल्स इक्वेशन रिगार्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिस्क्राइब फंडामेंटल लॉज ऑफ। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये दोनों इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को डिफाइन करता है। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हो गया, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2, ठीक है, एंड वाटर इज 4/3, मतलब यहाँ पे ग्लास है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हो गया 3/2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हो गया 4/3। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल निकालना है। अब क्रिटिकल एंगल निकालने का मतलब क्या है कि ये एंगल 90 डिग्री, रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री होता है, तब इसको हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हमको स्नेल्स लॉ यूज करना है। तो स्नेल्स लॉ कैसे यूज करते हैं, देखो एक तरीका बता रहा हूँ, इसमें मतलब गलती होने का कोई चांस नहीं है। कि रे जहाँ से आ रहा है, ठीक है, अभी रे यहाँ से ऐसे आया और यहाँ से ऐसे चला गया, ये ग्रेज कर रहा है, ये तो नॉर्मल है। तो रे यहाँ से ऐसे आया है, रे ऐसे आया है और यहाँ से ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो जो जिस मीडियम में रे आ रहा है ना, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, उस मीडियम में जो साइन ऑफ एंगल मतलब साइन सी इज इक्वल टू जहाँ जा रहा है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, और वहाँ पे एंगल कितना हो रहा है, साइन 90 डिग्री। ये प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, इस तरह से लिखना है। मतलब म्यू इक्वल टू साइन ए बाय साइन आर, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसमें कंफ्यूजन का चांस नहीं है, इस स्नेल्स लॉ ऐसे लिखने से गलती नहीं होगा। ठीक है, तो साइन सी इक्वल टू कितना हो गया, साइन सी इज इक्वल टू 8/9, मतलब सी इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स 8/9, साइन इनवर्स 8/9, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, three masses m1, m2, m3 are connected to a rope as shown in the figure. If m1 equal to 5 kg, m2 is equal to 2 kg, m3 is equal to 3 kg, and the whole system is going upward with an acceleration of 2 meter per second square. Find the value of t1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये m3 है, तो यहाँ पे ये m3 मतलब कितना है, 3g, सो दिस इज 3g। यहाँ पे m2 का 2 kg है, तो ये 2g फोर्स नीचे ऐड करेगा, वेट मतलब वेट तो नीचे ऐड करेगा ना, m1 इक्वल टू 5 kg है तो ये 5g फोर्स नीचे ऐड करेगा। ठीक है, अब m3 को अगर देखोगे ना यार, तो m3 में t3 ऊपर ऐड कर रहा है। ठीक है, सिस्टम तो सब ऊपर ही आ रहा है, सब ऊपर जा रहा है, तो फॉर m3 आई कैन राइट t3 माइनस 3g इज इक्वल टू 3 × a, एक्सेलरेशन 2 है, नेट फोर्स, है ना। सो इसका मतलब t3 इज इक्वल टू 3g, 3g मतलब 30, मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका 36 न्यूटन, t3 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब फॉर m2 क्या हो रहा है, देखो m2 को ऊपर से खींच रहे हैं t2, नीचे एक फोर्स है t3, और एक उसका जो वेट है वो 2g, मगर सिस्टम तो मूव कर रहा है ऊपर विद एक्सेलरेशन, मतलब t2 बड़ा है, सॉरी ये t2 है, t2 है। ठीक है, सो फॉर m2 हम लोग क्या लिखेंगे, t2 माइनस t3 माइनस 2g इज इक्वल टू 2 × 2 मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, t3 मतलब 36 और 2g मतलब 20, 56 हो गया, उधर गया 60 हो गया, तो मतलब t2 इज इक्वल टू 60 न्यूटन आ गया। ठीक है, हमको निकालना है t1, तो अब t1 को देखेंगे। ठीक है, t1, तो t1 में क्या आ रहा है देखो, t1 मतलब m1 के लिए क्या हो रहा है, m1 के लिए t1 ऊपर ऐड कर रहा है, नीचे t2 ऐड कर रहा है, नीचे की तरफ, और m1g भी नीचे ऐड कर रहा है, मतलब 5g। ठीक है, तो t1 ऊपर ऐड कर रहा है, t2 नीचे ऐड कर रहा है, 5g भी नीचे ऐड कर रहा है, बट सिस्टम ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन है। सो t1 माइनस t2 माइनस 5g इज इक्वल टू मास 5 इंटू एक्सेलरेशन। सो t2 कितना है 60, सो t1 माइनस 60 माइनस 50 इज इक्वल टू 10, ये माइनस 110 हो गया, उधर का 110 120 हो जाएगा, तो t1 इज इक्वल टू 120 न्यूटन, t1 इज इक्वल टू 120 न्यूटन, मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए वेल 10 मीटर डीप, ठीक है, एक वेल है
ठीक है, तो इसका टोटल डेप्थ है 10 मीटर। पानी का पानी इस लेवल तक है, ये आपका 7 मीटर। ठीक है, हाइट। हाउ लॉन्ग विल ए 1 किलोवाट इंजन टेक टू एम्प्टी? एक 1 किलोवाट इंजन खाली करने के लिए कितना टाइम लेगा? ठीक है, तो देखिए जो पावर होता है ना, पावर पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइड बाय टाइम। वर्क हो गया आपका mgh, किसी चीज को उठाने से तो वर्क डन तो mgh होता है ना। ठीक है, बट यहाँ पे जो हाइट है ना चेंज हो रहा है, मतलब हाइट चेंज क्यों हो रहा है? पानी, क्योंकि मोटर जब पहले पानी उठाएगा वो यहाँ इस लेवल से उठाएगा, टॉप लेवल से, है कि नहीं? मोटर पहले पानी उठाएगा टॉप लेवल से, और फिर पानी कम होता रहेगा, तो ये एच यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो ऐसे केस में जहाँ पे एच चेंज होता है ना, तो वहाँ पे एच में एवरेज वैल्यू लेता है। ठीक है, तो जो ऊपर का लेवल का उठा रहा था तो वो 3 मीटर था, और जब एकदम नीचे का लेवल का उठाएगा तो 10 मीटर। तो एवरेज क्या हो जाएगा? एच की जगह पे लिखेंगे 10 + 3 / 2, एवरेज मतलब हो जाएगा 6.5। तो एच हो गया 6.5। ठीक है, पावर दिया है 1 किलोवाट, मतलब 10.3 वाट इज इक्वल टू मास। मास मतलब वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू जी इंटू एच मतलब 6.5 डिवाइड बाई टी। अब टाइम ही वो निकालना है यहाँ पे, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। सो टाइम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, डायमीटर दिया हुआ 2 मीटर, तो मतलब रेडियस 1 मीटर होगा, सो 1 स्क्वायर। ठीक है, ये हाइट मतलब जो पानी का हाइट था, ठीक है, क्योंकि पानी का वॉल्यूम निकालना है वो तो फिक्स है। ये ठीक है, ये हाइट हम लोग एवरेज ले रहे हैं, बट ये हाइट मतलब एवरेज लेना, ये तो पानी का वॉल्यूम है ना। तो वो कितना था हाइट? 7 मीटर। सो पाई आर स्क्वायर इंटू 7। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर 10.3, डेंसिटी ऑफ वाटर 10.3 इंटू जी 10 इंटू 6.5 डिवाइड बाई 10.3 डिवाइड बाई ये 10.3, यानी नीचे अगर टी ऊपर से लगे ना, सो 10.3। ठीक है, तो इसको अगर आप लोग सिंप्लीफाई करते हैं ना, तो ये मैंने सिंप्लीफाई करके रखा है, ये आपका वैल्यू 1430 आएगा, 1430 सेकेंड। मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखने वाला चीज़ यही है कि जो पानी किसी कहीं पे भी ऐसा केस अगर आता है जहाँ पानी लिफ्ट कर रहा है तो पानी का लेवल चेंज हो रहा है ना, तो उस केस में आपको हाइट, एवरेज हाइट लेना है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला में जो एच है वो वॉल्यूम के फॉर्मूला में एच है, वो तो वॉल्यूम तो फिक्स है, वो हाइट तो 7 मीटर है। ठीक है, उसको चेंज मत करना। ठीक है, तो 1430। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका पोलराइजर से रिलेटेड है। टू पोलराइजर्स आर प्लेस्ड विद देयर प्लेन्स पैरेलल टू ईच अदर। If the intensity of the emerged light is half of the maximum value, the angle through which the either polarizer be rotated। ठीक है, बेसिकली ये मैलस लॉ से बेस्ड क्वेश्चन है, मैलस लॉ। तो उसमें इंटेंसिटी का फॉर्मूला था आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर फाइव। तो यहाँ पे इंटेंसिटी हाफ हो रहा है बोल रहा है ना, तो मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी हाफ हो रहा है, तो मतलब आई नॉट बाई टू इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर फाइव। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू हाफ हो गया, तो मतलब कॉस फाइव इज इक्वल टू रूट कॉस फाइव इज इक्वल टू 1/√2, है कि नहीं? तो इसका मतलब फाइव इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? +-45 डिग्री, और या फिर +-135 डिग्री, है कि नहीं? तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो चला गया, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है that there are discrete energy levels in atoms and molecules are experimentally demonstrated by। अब देखिए रदरफोर्ड, डेविसन जर्मन ने तो ये सब नहीं किया था, रदरफोर्ड ने तो बेसिकली उस लेवल में गया ही नहीं था। ठीक है, डेविसन जर्मन तो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, डुअल मतलब इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन दोनों शो करता है वेव्स। ठीक है, तो दिस डिस्क्रीट levels of atoms and molecules were actually verified by फ्रैंक एंड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, फ्रैंक एंड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट मतलब ये आपका जो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ठीक है, उसमें आपने ये पढ़ा था, फ्रैंक एंड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये न्यूक्लियर चैप्टर से। हाफ लाइफ ऑफ टू रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस ए एंड बी आर 20 minutes and 40 minutes। ए एंड बी initially have same number of nuclei,
दोनों में इक्वल है न्यूक्लियाई। द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स ऑफ न्यूक्लियाई इन ए एंड बी आफ्टर 80 मिनट्स। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए ना यार एक फॉर्मूला है, एन बाई एन नॉट। एन मतलब जो अभी है और एन नॉट जो इनिशियली था, इज इक्वल टू 1/2 टी। टी मतलब टोटल टाइम डिवाइड बाई टी हाफ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए के लिए अगर देखें तो एन ए स्टार्टिंग में तो दोनों का सेम है, तो एन नॉट सेम होगा दोनों का। तो एन ए इज, एन ए मतलब जो अभी है और एन नॉट स्टार्टिंग में जो था, इज इक्वल टू 1/2 टाइम कितना गया टोटल टाइम 80, और ए का हाफ लाइफ कितना है 20। तो ये 2 4 जा, ये तो 1/16 हो जाएगा। तो एन ए इज इक्वल टू एन नॉट बाई 16। ठीक है, अब वही अगर बी का देखेंगे तो एन बी बाई एन नॉट इज इक्वल टू 1/2 टोटल टाइम 80, और इधर हाफ लाइफ उसका कितना था 40। तो ये 2 टाइम्स हो गया, तो मतलब ये 1/4। तो मतलब एन बी इज इक्वल टू एन नॉट बाई 4। एन बी इज इक्वल टू एन नॉट बाई 4। ठीक है, तो हमें एन ए बाई एन बी चाहिए, तो एन ए बाई एन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/1, 4:1। मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो मैंने सॉल्व करके निकाला है, बट ये कॉमन सेंस से भी हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि देखो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि हाफ लाइफ दोनों का अलग अलग है। ठीक है, ये दोनों भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि देखो हाफ लाइफ ए का है 20 मिनट्स, ठीक है, और बी का 40 मिनट्स है, मतलब बी स्लोली डिसइंटीग्रेट कर रहा है। तो बी अगर स्लोली डिसइंटीग्रेट करेगा तो 80 मिनट्स बाद तो बी के मतलब जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होगा, ये एन ए बाई एन बी। एन ए का एलिमेंट्स कितना रह गया 4, और बी का कितना, हाउ मेनी, द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाइस ऑफ ए टू दैट ऑफ बी। तो ए का नंबर ऑफ न्यूक्लियाइस कितना रह गया 4, बी का कितना हो गया 1। ठीक है, सो दिस इज फ्रॉम न्यूक्लियाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशंस ऑफ, ये 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर रूट है यार, ये तो मतलब पॉपुलर रिलेशन है। दिस इज एल टी इनवर्स वन डायमेंशन, एल टी इनवर्स वन। ठीक है, ये तो सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कार ट्रेवल्स 1/3 of the distance on a straight road with velocity 10 kilometer, next 1/3 20 kilometer, last 1/3 60 किलोमीटर, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, सो टोटल डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं 3x। ठीक है, तो मतलब ईच डिस्टेंस, ईच पार्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्स 1/3 एक्स 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 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन हो, एवरेज स्पीड अगर निकालना है तो हमेशा याद रखना, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 3x, और टोटल टाइम मतलब यहाँ पे कितना टाइम लगेगा x/10। नेक्स्ट पार्ट में कितना लगेगा x/20, नेक्स्ट में कितना लगेगा x/60। ठीक है, सो x को तो उड़ा दिया। ठीक है, डिनोमीटर में देखते हैं, डिनोमीटर में क्वांटिटी क्या हो रहा है। ये आपका एलसीएम हो गया 60, 60 10 6 मतलब यहाँ पे हो गया 6, फिर यहाँ पे हो गया 3, फिर यहाँ पे हो गया 1। ठीक है, तो मतलब 3 × 60 डिवाइड बाई 10। ठीक है, सो ये हो गया आपका 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर। मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a bomb explodes into three parts of same mass. The linear moment of two parts are the magnitude of the moment of the third part. ठीक है, अब देखिए बॉम्ब एट रेस्ट बोला है तो मतलब क्या है, टोटल इनिशियल मोमेंटम जीरो है, तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना पड़ेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मतलब पी एक्स जो हमको पता नहीं है, इसका मोमेंटम पी एक्स, और फिर बाकी जो पार्ट है -2p_i_cap माइनस +p j_cap, टोटल मोमेंटम इक्वल टू क्या होगा 0। सो पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा ट्वाइस पी आई कैप माइनस पी जे कैप। तो ये पी एक्स हो गया, इसका मैग्नीट्यूड क्या कितना हो जाएगा
पी एक्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4p² प्लस p², मतलब p√5, p√5। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द सर्किट शोन इन द फिगर, एमीटर रीच जीरो, मतलब यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, ये 0 एम्पेयर है, तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा। इन द बैटरीज हैव नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। ये चाहिए हमको। ठीक है, अब यहाँ पे करंट अगर फ्लो नहीं हो रहा है तो यहाँ पे देखिए ये 1 वोल्ट है ना, तो इस पॉइंट में जो पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट है। ठीक है, तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, मतलब यहाँ पे भी 1 वोल्ट होना चाहिए, है कि नहीं। अच्छा, 1 वोल्ट, अब यहाँ 4 वोल्ट है, तो यहाँ इसका मतलब 3 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, तभी तो यहाँ पे 1 वोल्ट है, क्योंकि यहाँ पे तो ये 4 वोल्ट है ना, है कि नहीं। 4 वोल्ट करंट पोटेंशियल है, यहाँ से करंट फ्लो करेगा तो 3 वोल्ट ड्रॉप हुआ, इसलिए यहाँ पे 1 वोल्ट है, इसलिए यहाँ पे 1 वोल्ट है। ठीक है, तो 3 वोल्ट होने के लिए यहाँ पे करंट कितना जाना पड़ेगा, यहाँ पे जो करंट है 60 ओम से कितना करंट जाएगा, आई इज इक्वल टू 3 वोल्ट डिवाइड बाई 60 ओम, सो दैट इज इक्वल टू 1/20 एम्पियर। अब ये 1/20 एम्पियर करंट यहाँ से आएगा, ये 1/20 एम्पियर करंट इधर तो जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ तो करंट जीरो है ना, यहाँ पे आई इक्वल टू जीरो करंट है, तो करंट ये 1/20 एम्पियर करंट यहाँ जा रहा है, आर। ठीक है, अच्छा, ये क्या है, ये तो 0 वोल्ट है, तो मतलब आर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 1 वोल्ट। करेक्ट, सो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट 1/20 इंटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 ओम, है कि नहीं। ठीक है, तो ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा कॉमन सेंस से करना है, क्वेश्चन इजी है बट थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना है। 20 ओम इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कॉइल ऑफ 50 टर्न्स, ठीक है, एक कॉइल है जिसमें 50 टर्न्स हैं, इसका रेडियस दिया हुआ है आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम। व्हाट मस्ट बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉइल सो एज टू नलीफाई द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.314 गॉस। तो नलीफाई करना है मतलब इस कॉइल को भी इतना ही फील्ड प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई ट्वाइस आर, सो दैट इज इक्वल टू 0.314 गॉस, मतलब 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, सो दिस इज, अच्छा दिस इज, ये जो आई है, ये आई क्या है, आई इक्वल टू वी बाई आर, आई इज इक्वल टू वी बाई आर, रेजिस्टेंस वी बाई आर, है ना। हमको वी चाहिए, व्हाट मस्ट बी द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.314 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू ट्वाइस आर। ठीक है, डिवाइड बाई म्यू नॉट टाइम्स एन। ठीक है, एन नीचे, और ये v बाई आर, तो आर तो ऊपर चला जाएगा, रेजिस्टेंस ऊपर चला जाएगा 10। ठीक है, तो इसको अगर आप लोग सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, ये करके देखना, तो v इज इक्वल टू आपका आएगा 0.5 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 6.5 ohm placed with this plane perpendicular to the uniform magnetic field varies with time, मिली वेबर, यहाँ पे मिली वेबर दिया है, वेबर नहीं दिया है। ठीक है, सो यू नीड टू बी केयरफुल, व्हाट विल बी द इंड्यूस्ड करंट। सो ईएमएफ जो हो जाएगा वो तो डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, सो डी फाइव बाई डी टी मतलब 60 + 5 हो गया। ठीक है, टाइम दिया हुआ 10 सेकेंड, मतलब 6 × 10 + 5 दैट इज इक्वल टू 65 मिली वोल्ट। ठीक है, मिली वेबर था ना, तो मिली वोल्ट होगा। तो हमको चाहिए करंट, so I is equal to 65 into 10⁻³ डिवाइड बाय 6.5, I is equal to V by R, है कि नहीं। सो दिस इज इक्वल टू 0.01 एम्पियर, 0.01 एम्पियर, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट है
कि for the following figure, what will be the potential difference between the points x and y? x and y के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? ठीक है, ये 5 वोल्ट है। अब देखिए 4 और 6, तो 4 और 5 ये चीज, ये दोनों सीरीज में है। ठीक है, तो ये देखिए 4 हो गया यहाँ पे आपका, दिस इज 4 माइक्रोफैरड, दिस इज 5 माइक्रोफैरड। तो ये सीरीज में है, तो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ रहा है? 5 वोल्ट, क्योंकि ये तो यहाँ पैरेलल, इसके साथ तो पैरेलल में है ना। तो यहाँ पे जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना होगा? 5 वोल्ट होगा। ठीक है, 5 वोल्ट होगा। अच्छा, अब इंडिविजुअल पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? देखो ये सीरीज में है, तो Q इज इक्वल टू सी वी हो गया। ये तो फॉर्मूला था, Q इज इक्वल टू सी वी। सीरीज में चार्ज सेम होगा, मतलब 4 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड को चार्ज सेम मिलेगा। तो इसका मतलब जो V होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C होगा। ठीक है, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C होगा। तो V4 potential drop across this 4 microfarad divided by potential drop across 5 microfarad is equal to 5 divided by 4। ठीक है, तो इसका मतलब जो V4 होगा वो 5/4 टाइम्स जो टोटल 5/4 फ्रैक्शन ऑफ द टोटल पोटेंशियल ड्रॉप, दैट इज 5, सो दैट इज इक्वल टू 25/4, 25/4। ठीक है, सो दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आपका 4 माइक्रोफैरड। ठीक है, 4 माइक्रोफैरड। तो V5 क्या हो जाएगा? V5 इज इक्वल टू, V5 यहाँ से देखें तो V5 इज इक्वल टू 4/5 इंटू V4, मतलब 25/4। तो 5 5 जा, मतलब 20/4। ठीक है, 20/4। ठीक है, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया जैसे लग रहा है मुझे अभी। ठीक है, एक सेकेंड है। यहाँ पे आपका टोटल हो रहा है V4/V5 इज इक्वल टू V4/V5 इक्वल टू, दिस इज फ्रॉम दिस V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C था ना, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। तो V4/V5 इक्वल टू हो गया 5/4, रिसिप्रोकल हो गया। ठीक है, अच्छा, मगर ये 5 वोल्ट को डिवाइड करना है ना, ये 5 वोल्ट है। ठीक है, और टोटल फ्रैक्शन कितना आ रहा है? मतलब 5/4। तो मतलब V4 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 बाई टोटल फ्रैक्शन 5 + 4 9 होगा, या 9 होना चाहिए था, इंटू 5, सो दैट इज इक्वल टू 25/9। ठीक है, और V5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4/9 इंटू 5, सो दैट इज इक्वल टू 20/9, 20/9। ठीक है, इसको चेक करने के लिए कैसे कर सकते हो? देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो 5 वोल्ट आएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे तो 5 वोल्ट आएगा। मतलब देखो ये तो यहाँ से ये जीरो है, तो यहाँ मतलब ये वाला पोटेंशियल 0 वोल्ट में है। 5 यहाँ पे V5 ये है आपका 20/9, मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल है वाई में, दैट इज इक्वल टू 20/9, 20/9। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पे हमको पोटेंशियल निकालना है C1 और मतलब C1 और C2 के अक्रॉस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से एक बार इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहा हूँ, फिर से एक बार ध्यान से देखना, मतलब इजी है तरीका, थोड़ा मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ इसीलिए, मतलब नया शॉर्टकट है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। जैसे V, यहाँ पे V2/V3, V2 मतलब ये 2 माइक्रोफैरड, V3 मतलब 3 माइक्रोफैरड। पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस होगा, सीरीज में है तो चार्ज कांस्टेंट हो गया, चार्ज कांस्टेंट हो गया तो पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। ठीक है, तो V2/V3 इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो इसका मतलब V3 इज इक्वल टू 2/5 टाइम्स 5 होगा, सो दैट इज इक्वल टू 2 वोल्ट। मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो 2 वोल्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो 2 वोल्ट होगा। तो Vx हमको पता चल गया 2 वोल्ट है, और Vy पता चल गया हमको 20/9 है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? 20/9 -2, so that is equal to 20 - 18/9, so that is equal to
2/9, 2/9 मतलब 0.22, 0.22 वोल्ट। तो मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन, a voltmeter having resistance 1800। क्वेश्चन देख के थकावट लग रहा है यार। ठीक है, तो उसमें फैन ऑफ किया हुआ ना, गर्मी लग रहा है काफी। कोई बात नहीं, और कुछ क्वेश्चन ही बाकी हैं। और कितना क्वेश्चन बाकी है इसके बाद? एक, दो और दो क्वेश्चन, मतलब 3 क्वेश्चन टोटल बाकी है। ठीक है, तो ए वोल्ट मीटर हैव रेजिस्टेंस 1800 employed to measure the potential difference across 200 ohm resistor। ठीक है, तो एक 200 ओम रजिस्टर है। ठीक है, इसके अक्रॉस हम लोग एक वोल्ट मीटर लगा रहे हैं। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है 1800। ठीक है, और यहाँ पे एक सेल है विद इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सेल जो है वो 50 वोल्ट का है, डीसी सेल 50 वोल्ट। और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 20 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस इज 20 ओम। So what is the decrease in the potential difference across the 200 ohm resistor as a result of connecting the voltmeter? ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ कनेक्टिंग द वोल्टमीटर। तो जब वोल्टमीटर हम लोग कनेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, विदाउट वोल्टमीटर, विदाउट वोल्टमीटर, तब आपका सर्किट, ये तो पार्ट नहीं है, तो ये 200 और 20 सीरीज में हो गया। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हो गया आपका 220 ओम, और वोल्ट आपका वी है आपका 50 वोल्ट। ठीक है, तो इसका मतलब जो करंट फ्लो करेगा वो वी बाई आर, मतलब 50/220, दैट इज इक्वल टू 5/22 एम्पियर। 5/22 एम्पियर। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो करंट यहाँ से फ्लो करेगा, तो वी अक्रॉस 200 वो कितना हो जाएगा? करंट इंटू रेजिस्टेंस, सो 5/22 इंटू रेजिस्टेंस 200। ठीक है, सो ये 100 हो गया, ये 11 हो गया, तो मतलब 500/11 वोल्ट। 500/11 वोल्ट। ठीक है, जब ये विदाउट वोल्ट मीटर। अब जब वोल्ट मीटर हम लोगों ने लगा दिया, तब क्या हो रहा है? तब तो ये दोनों, तो ये दोनों, ये रेजिस्टेंस दोनों, ये जो 200 है और ये 1800, ये तो पैरेलल में हो जाएगा। तो इसका इन दोनों का रेजिस्टेंस मिला के कितना हो जाएगा? 1800 इंटू 200 डिवाइड बाई 2000, पैरेलल में हो गया। सो ये 3 जीरो, यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 1 जीरो कट गया, ये 2 गया, तो मतलब 180 ओम। तो ये 180 ओम 20 के साथ तो सीरीज में। सो टोटल रेजिस्टेंस हो गया आपका सर्किट का 200 ओम। ठीक है, 50 वोल्ट है। तो अभी जो करंट जाएगा वो I इज इक्वल टू 50 वोल्ट डिवाइड बाई 200। सो दैट इज इक्वल टू, दिस इज 1/4 एम्पियर। 1/4 एम्पियर। तो 1/4 एम्पियर करंट अभी पास हो रहा है इस सिस्टम से, इस सिस्टम से। ठीक है, तो अभी वोल्ट मीटर रीडिंग कितना हो जाएगा? वोल्ट मीटर रीडिंग हो जाएगा टोटल, रेजिस्टेंस था 180, तो 1/4 इंटू 180, तो ये हो जाएगा आपका 45 वोल्ट। ठीक है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? अभी 45 वोल्ट आ रहा है, और जब वोल्ट मीटर नहीं लगाने से हमारा जो एक्चुअल है वो 500/11। तो 500/11 माइनस 45 डिफरेंस होगा। ठीक है, सो 11 टाइम्स 45 मतलब 45, 45 495। तो 495, 500 गया, कितना हो गया? 5/11, 5/11 वोल्ट। मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मतलब आसान सी क्वेश्चन में, आसान सी क्वेश्चन सॉल्व करते समय पसीना निकलता है, पसीना पसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ टू प्लैनेट्स फ्रॉम द सन आर 10^13 मीटर, 10^12 मीटर। रेशियो ऑफ स्पीड पूछा है, और मतलब रेशियो ऑफ स्पीड्स इन ऑर्बिट, मतलब ऑर्बिटल स्पीड के बारे में बोल रहा है। तो ऑर्बिटल स्पीड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ Gm/r होता है। मतलब v जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ r। ठीक है, तो इसका मतलब v1/v2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10^12/10^13।
मतलब 1/√10। इजी क्वेश्चन है। हाँ, सब क्वेश्चन इजी है बट प्रैक्टिस चाहिए, है ना। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो 3 बार्स ऑफ इक्वल एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये सीरीज में एक बार, दो बार, तीन बार, तीनों बार सीरीज में है। थर्मल कंडक्टिविटी मतलब 2:4:3, मतलब ये 2K ले लेते हैं, इसको 4K ले लिया, इसको 3K थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, if the open ends of the first bar and the last bar are 200 डिग्री सेल्सियस एंड 18 डिग्री सेल्सियस, स्टेडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट जंक्शन, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा, यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा। ठीक है, तो देखिए अब ये सीरीज में है, तो देखिए यहाँ पे जो कंडक्शन के लिए हम लोग एक रिलेशन यूज करते हैं कि टेम्परेचर डिफरेंस इज इक्वल टू हीट करंट डिवाइड बाय हीट करंट, टेम्परेचर डिफरेंस इक्वल टू हीट करंट इनटू थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये जैसे पोटेंशियल टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, ये टेम्परेचर डिफरेंस है, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है, वैसे ही फॉर्मूला ये थर्मल आर इक्वल टू, जैसे हम लिखते हैं ना रो एल बाई ए, सो दैट इज इक्वल टू 1/L/σA, सिग्मा इज द कंडक्टिविटी। यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस होता है L/K होता है थर्मल कंडक्टिविटी, ये जो सिग्मा था इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी था, तो फॉर्मूला कुछ एक जैसा ही है। अब सीरीज में क्या सेम होता है, सीरीज में हम लोग बोलते हैं करंट सेम होता है, तो यहाँ पे भी करंट सेम होगा, हीट करंट सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो हीट करंट जाएगा वही करंट यहाँ से भी जाएगा, वो करंट यहाँ से भी जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग अक्रॉस ए और बी देखें, अक्रॉस ए और बी, ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर कुछ ले लेते हैं एक्स, और यहाँ पे टेम्परेचर ले लिया वाई। ठीक है, और ये तो 200 है, ये तो 200 को पता है, और यहाँ पे 18 है। ठीक है, तो अब हीट करंट इधर जा रहा है ऐसे, इस तरफ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो जो हीट करंट सबके लिए सेम होगा ना, तो यहाँ से जो फर्स्ट इस एलिमेंट में जो हीट करंट है इस पार्ट में, तो वो हम लोग लिख सकते हैं टेम्परेचर डिफरेंस 200 माइनस एक्स। ठीक है, 200 माइनस एक्स, एक्स को कैपिटल लिखने से अच्छा है, 200 माइनस एक्स। थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस देखो सबका एल और ए सेम है, तो वो हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा वैसे भी। तो जो के होगा L/K, तो एल तो नीचे था, के ऊपर चलाएगा, तो के कितना है 2K, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2K कर दिया। ठीक है, ये जो यहाँ से आया इज इक्वल टू क्या होगा, जो यहाँ पे गया, यहाँ पे गया मतलब क्या होगा, एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय 4K, मल्टीप्लाई बाय 4K। ठीक है, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, हीट करंट यहाँ से लिखा है मैंने, हीट करंट इज इक्वल टू क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाय L/K। अब L/K सब में सेम आने वाला है, इधर भी L/K, इधर भी L/K, दोनों साइड आएगा, तो मैंने लिखा नहीं है, कैंसिल हो जाएगा, तो के तो ऊपर चलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इस पार्ट के लिए। अब यहाँ जो सेकेंड पार्ट है, मतलब उस पार्ट के लिए हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ जो हीट करंट जा रहा है वो क्या आ जाएगा, वाई माइनस 18 इंटू 3K, वाई माइनस 18 इंटू 3K। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे दो अननोन है, एक्स और वाई। ठीक है, तो वो हम लोग मतलब दो इक्वेशन है, दो अननोन है, इजिली हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सिंप्लीफाई करेंगे तो वाई इज इक्वल टू आपका आएगा 74, और एक्स इक्वल टू आएगा आपका 116, हमको एक्स ही निकालना है, एक्स निकालना है, टी टेम्परेचर, सो दैट इज 116 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो ये पार्ट ए ऑफ द सॉल्यूशंस है। ठीक है, तो इस लेवल के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, यही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट लेवल ऑफ प्रिपरेशन इस लेवल पे होना चाहिए। तो फिजिक्स आप देख सकते हैं, पेपर 40 क्वेश्चंस है। ठीक है, तो क्वेश्चंस जेई मेन लेवल के से थोड़ा इजी हो सकता है, बट इलेबोरेट कैलकुलेशन चाहिए होता है कभी। ठीक है, सो इसलिए प्रैक्टिस, अगर आप जेई मेन लेवल का क्वेश्चंस जेई, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई मेन, देन यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर आसाम सी। ठीक है,